बात की जाए तो ये समरी कहती है कि आप जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं बिल्कुल पा सकते हैं, और जो भी छोटे छोटे स्टेप्स आप आज लेंगे वो कई सालों के बाद एक बड़ी अचीवमेंट में तब्दील हो जाएंगे। तो यही है कंपाउंडिंग की पावर। आज के बाद दोबारा कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, और देखिए धीरे धीरे रोज आप कितना बदलाव ला सकते हैं। आज आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो भले ही छोटे हो, लेकिन कुछ ही सालों के बाद आप देखेंगे कि वो कितनी बड़ी अचीवमेंट में बदल जाएंगे। कंपाउंडिंग का मतलब है कि टाइम को अपना काम करने दीजिए और फिर देखिए आपकी कोशिश क्या रंग लाती है। ये चेंजेस आज या कल में नजर नहीं आएंगे, लेकिन कंपाउंडिंग एक दिन आपके करियर और फ्यूचर गोल्स के लिए किसी जादू की तरह असर करेगा। इस बुक के ऑथर गौतम बैद इस बात पर खास जोर देते हैं कि हमें लगातार सीखना चाहिए। जब आप अपनी नॉलेज को कंपाउंड करते हैं तो आपकी सेल्फ वैल्यू और सेल्फ वर्थ भी बढ़ती जाती है। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो है खुद पर इन्वेस्टमेंट करना, और ये समरी इन्वेस्टमेंट के जरिए कंपाउंडिंग की पावर के बारे में बताएगी। इसमें आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएगी। तो इस समरी की मदद से नॉलेज अचीव कीजिए और अमीर बन जाइए। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं, और सबसे पहला चैप्टर है बिकमिंग अ लर्निंग मशीन। लाइफ में सबसे सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो लर्निंग मशीन की तरह होते हैं। वो नॉलेज के अलग अलग सोर्सेज का स्वागत करते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उतावले रहते हैं। सक्सेस का सीक्रेट यही है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। एडिशनल आइडियाज अलग अलग सिचुएशन में आपके काम आएंगे। लर्निंग का सीक्रेट है रीडिंग। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, अपने दिन का 80% पढ़ने में और कुछ नया सीखने में गुजारते हैं। वो अपना टाइम किसी ऐसी चीज में वेस्ट नहीं करते जो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में उनके काम नहीं आने वाला। यहाँ तक कि ट्रैवलिंग के वक्त भी वॉरेन एक जगह बैठकर पढ़ते रहते हैं ताकि उनकी नॉलेज लगातार बढ़ती रहे। क्योंकि रीडिंग लर्निंग का एक ऐसा तरीका है जिसे सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। लोगों को दिन में कुछ घंटे पढ़ने में ही बोरियत होने लगती है, लेकिन आपको वॉरेन बफेट की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज का दायरा काफी बढ़ेगा। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें ये एक बड़ा काम या कमिटमेंट लगता है। वो किसी बुक के पन्ने देखकर और ये सोचकर उसे पढ़ने का इरादा ही छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पूरा भी कर पाऊंगी। लेकिन आप इसे एक पूरी बुक की तरह देखने के बजाय चैप्टर्स और पेजेस की तरह देखें। खुद से कहिए, मैं रोज 25 पेज पढ़ूंगी। ऐसा करने से आप महीने के लास्ट तक 2 बुक फिनिश कर लेंगे। रोज के 25 पेज से शुरुआत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हर महीने करीब 750 पेजेस पढ़ लेंगे। अगर आप पूरे साल इसी स्पीड से पढ़ते रहे तो साल के 9000 पेजेस को फिनिश कर लेंगे। यानी आप करीबन 10 से 30 किताबें पढ़ लेंगे। ये टेक्निक कंपाउंडिंग की पावर को यूज करती है। इस कॉन्सेप्ट में आप टाइम और एक्यूमुलेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिंगुलैरिटी में देखें तो 25 पेज बहुत ज्यादा या समय लेने वाले नहीं लगते, लेकिन कंपाउंडिंग आपको काफी आगे तक ले जा सकता है और आपको वो बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने का मौका दे सकता है जो आपको कभी मुमकिन नहीं लगी होगी। कंपाउंडिंग एक ऐसा सीक्रेट है जिसे ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल फील्ड में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन में भी लागू हो सकता है। अगर आप आज अपना पैसा कंपाउंड करेंगे तो रिटायर होने की उम्र तक आप मिलेनियर बन चुके होंगे। अपनी नॉलेज को हर दिन कंपाउंड करके आप अपनी जिंदगी में एक लर्निंग मशीन बन सकते हैं। रीडिंग सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होनी चाहिए। आपको इसलिए भी रीडिंग करनी चाहिए क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है। सोशल मीडिया पोस्ट और मैगजीन आपकी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि बायोग्राफी, हिस्ट्री बुक्स और नॉन फिक्शन बुक्स बढ़ाएंगी। अब बुक्स पढ़कर अपनी नॉलेज को कंपाउंड कर सकते हो। हर नई किताब आपको कुछ नया सिखा सकती है। इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए जो आपके लिए नए या मुश्किल हैं। अगर आप ऐसी किताबें पढ़ेंगे जो आपको सेम नॉलेज दे रही है तो ना तो आपको उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और ना ही वो फ्यूचर में आपके काम आएगी। ऐसे ऑथर्स की किताबें पढ़िए जिनके पास ऑफर करने के लिए कुछ और हो। ऐसे टॉपिक्स चूज कीजिए जिनके बारे में आपकी नॉलेज कम हो। अलग अलग सोर्सेज से या अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज का दायरा बढ़ेगा। वो टॉपिक्स जिनके बारे में आपको जरा भी नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसे टॉपिक्स भी अगर आपको पढ़ने को मिले तो झिझकिए मत। आपको जिंदगी की ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही बेहतर होगा।
कोई भी चीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके चार तरीके होते हैं। आप एलिमेंट्री, इंस्पेक्शनल, एनालिटिकल या सिंटॉपिकल लेवल पर पढ़ सकते हैं। एलिमेंट्री लेवल पर सिर्फ रीडिंग करना और ये जानना होता है कि वर्ड्स को कैसे प्रोसेस किया करना है। इसमें आप जानते हैं कि टर्म्स और सेंटेंस का मतलब क्या है, लेकिन आप ज्यादा गहराई में जाकर के ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ऑथर एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। एलिमेंट्री रीडर्स सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, उन्हें मेटाफोर और ईडियम का मतलब समझ में नहीं आता। अगला लेवल है इंस्पेक्शनल रीडिंग। इस टाइप की रीडिंग एलिमेंट्री लेवल से थोड़ा ऊपर होती है, क्योंकि आप प्रोसेस कर रहे हो कि आइडियाज का मतलब क्या है। जैसे आप किसी चीज के बारे में पढ़ते हो और समझने की कोशिश करते हो कि ऑथर क्या कहना चाहता है, हालांकि आप उसमें छुपा हुआ मतलब या मैसेज ढूंढने की कोशिश नहीं करते। आप जो सरफेस लेवल पर पढ़ते हो उसे इंस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एनालिटिकल रीडिंग में आप बुक्स या सोर्स डॉक्यूमेंट का एनालिटिकल रिव्यू करते हो। ये तीसरे लेवल पर आता है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो बल्कि गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हो कि बुक एग्जैक्टली कहना क्या चाहती है। इसमें बुक के हर हिस्से को एनालाइज करके पूरी पिक्चर जानने की कोशिश होती है। एनालिटिकल रीडिंग में अलग अलग वर्ड्स और सेंटेंस के पॉसिबल होने की इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश होती है। ये पूरी किताब को एक कंप्लीट पिक्चर की तरह देखने की और हर सेंटेंस या चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपस में जोड़ने की कोशिश करती है। और आगे सिंटॉपिकल रीडिंग इन सबसे हाई लेवल की रीडिंग है। ये एनालिटिकल रीडिंग से ऊपर है, क्योंकि इसमें आप तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि आपने बाकी बुक्स या सोर्सेस से क्या सीखा। जैसे कि आप एक पेपर एनालाइज करते हो और उस जानकारी को बाकी ऑथर के दूसरे आइडियाज से कंपेयर करते हो। ये आपको उन टॉपिक्स को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है जो आप पढ़ रहे हो, और आप उन मिसिंग पीसेस को फिट कर पाते हो जो आपने शायद किसी और किताब में पढ़े होंगे। किसी एक बुक से सीखे हुए आइडियाज तब और भी बड़े पैमाने पर कंपाउंड हो जाते हैं जब आप उसे किसी और सोर्स के साथ जोड़कर देखते हैं। अपनी लर्निंग को लगातार कंपाउंड करने से आपकी इंफॉर्मेशन और बढ़ती चली जाएगी। रीडिंग और कंपाउंडिंग की पावर को कभी भी हल्के में मत लीजिए। इसे आज से ही अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जिंदगी भर के लिए एक लर्निंग मशीन बन जाइए और हर दिन कुछ नया सीखिए। अगला चैप्टर है द की टू सक्सेस इन लाइफ इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, और ना ही आपको ये एक हफ्ते या एक महीने में मिलेगी। सक्सेस एक ऐसी चीज है जो कई सालों की मेहनत और लगन का नतीजा होती है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। 1960 के दशक में हुई एक स्टडी में डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी संतुष्टि मिलने में देर होना और उन लोगों पर इसके नतीजे को एनालाइज किया गया जो कि इसका इंतजार कर रहे थे। रिसर्चर्स ने बच्चों के ग्रुप से पूछा कि वो उसी वक्त एक मार्शमेलो लेना चाहेंगे या 20 मिनट के इंतजार के बाद 2 मार्शमेलो लेना चाहेंगे। तो 40 साल बाद पार्टिसिपेंट्स को फिर से एक बार साथ में बुलाया गया और उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछा गया। जिन लोगों ने 20 मिनट इंतजार करने के बाद 2 मार्शमेलो लेने का डिसीजन लिया था, उन्होंने अपनी लाइफ में उनसे ज्यादा प्रोग्रेस की थी जिन्होंने उसी समय एक मार्शमेलो लेने का डिसीजन लिया था। उन्हें स्कूल में हाई स्कोर मिलते थे, उनकी सोशल स्किल्स ज्यादा अच्छी थी, उनका स्ट्रेस लेवल कम था और वो ड्रग्स और शराब का यूज भी कम करते थे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि आज आप किसी चीज के बिना रह रहे हो तो इसलिए क्योंकि फ्यूचर में आपको उससे बेहतर मिलने की उम्मीद है। जैसे कि चार्ली मंगर बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन और वॉरेन बफेट के राइट हैंड मैन है। वो अपने हर टॉक और वर्कशॉप में डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रमोट करते हैं। चार्ली अपने सारे बिजनेस डिसीजन में कंपाउंडिंग और डिलेड ग्रेटिफिकेशन अप्लाई करते हैं और बर्कशायर हैथवे के लिए $1 मिलियन रेज करते हैं। अपने फर्म के लिए डिसीजन लेते समय उनका पूरा फोकस पेशेंस और टाइमिंग पर रहता है। चार्ली ने कैसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है, इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल तब देखने को मिलता है जब उन्होंने टेनिको नाम की एक स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट किया। उस कंपनी के शेयर $1 में बिक रहे थे, तो चार्ली ने कुछ मिलियन डॉलर्स के शेयर खरीद लिए। कुछ सालों के बाद टेनिको के स्टॉक प्राइस $15 तक पहुंच गए और तब चार्ली ने उन्हें बेचने का डिसीजन लिया। अकेले इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें $80 मिलियन की कमाई हुई और उन्हें बस इतना करना पड़ा था कि उन्होंने प्राइस बढ़ने का इंतजार किया। तो पे आउट मिलने के बाद चार्ली ने अपनी सारी कमाई लीलू को दे दी, जो उन्हीं की तरह एक इन्वेस्टर थे, और उन पर अपना सारा पैसा री इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी डाल दी। लीलू ने चार्ली के $80 मिलियन को इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों के बाद $400 मिलियन बना दिया। चार्ली ने इतना पैसा बैठे बैठे कमा लिया था।
तो ये है कंपाउंडिंग और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की पावर। इसमें बेशक आपको तुरंत इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन अंत में जब मिलेगा तो बहुत सारा मिलेगा। चार्ली इतना पैसा इसलिए कमा पाए क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को तुरंत कहीं भी खर्च करने के बारे में नहीं सोचा। अपनी पहली इन्वेस्टमेंट से कमाई करने के बाद भी उन्होंने सेलिब्रेट करने के बजाय जो कुछ भी था उसे किसी दूसरी कंपनी में फिर से इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना ग्रेटिफिकेशन डिले करने का फैसला लिया था। तो चार्ली ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को कंपाउंड किया और पहले से कहीं ज्यादा कमाया। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको अपने बिजनेस के डिसीजन लेते समय डिलेड ग्रेटिफिकेशन को भी उसमें शामिल करना चाहिए। सिर्फ अपनी करंट अर्निंग्स के बारे में मत सोचिए, बल्कि लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पर भी फोकस कीजिए। ज्यादातर कंपनीज अपनी करंट अर्निंग्स पर इतना ज्यादा फोकस रखती हैं कि वो उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अनदेखा कर बैठती हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन इस तरह की सोच आपकी कंपनी के लिए नुकसानदायक है और हो सकता है कि एक दिन आपको दिवालिया बना दे। आज कोस्को और अमेजोन जैसे बिजनेस इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर फोकस करते हैं। इन कंपनीज ने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखा, इसलिए शुरुआत के कुछ सालों में इनकी कमाई ज्यादा नहीं थी। अब क्योंकि इन्होंने अपने प्राइस कम रखे थे तो लोग इनसे शॉपिंग करना पसंद करते थे, जिसके चलते धीरे धीरे इनके लॉयल कस्टमर्स बनते चले गए। कोस्को और अमेजोन की सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही है। लो प्रॉफिट मार्जिन के बावजूद उनकी सेल डबल हो गई क्योंकि उनके कस्टमर्स के ऑर्डर्स बढ़ते चले गए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिर्फ फाइनेंस या बिजनेस डील्स में ही अप्लाई नहीं होता है, बल्कि आप इसे रियल लाइफ सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप कुछ नया शुरू करना चाहे या कुछ नया सीखना चाहे तो चीजों को अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको आज ही रिवॉर्ड मिल जाएगा, बल्कि ये उम्मीद रखिए कि फ्यूचर में आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं। अब शुरुआत में तो ये आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा ही, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा और कुछ महीनों में ही आप धड़ल्ले से एक नई भाषा बोल रहे होंगे। बेशक शुरुआत में आप एक एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन आपकी रोज की 1% प्रोग्रेस कुछ ही महीनों के बाद 100% में बदल जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको वजन कम करना है। आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों का गोल है। इसके लिए आप रोज हेल्दी डाइट लेंगे और रोज एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपका वजन कम नहीं होता। हाँ, पर अगर आप लगातार कोशिश करते रहे तो जल्द ही आप कुछ पाउंड घटा सकते हैं और कुछ और महीनों या साल भर बाद ही आपकी कमर थोड़ी पतली नजर आने लगेगी। तो इतनी जल्दी हार मत मानिए, डटे रहिए और अपने एफर्ट्स को टाइम के साथ साथ कंपाउंड होने दीजिए। और अब बारी है अगले चैप्टर की, बिल्डिंग अर्निंग पावर थ्रू अ बिजनेस ओनरशिप माइंडसेट। एक बिजनेस को शुरू करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ये सबके बस की बात नहीं है। ये आपके बस की बात नहीं होगी अगर आप बिजनेस डिसीजन लेने और अपने अगले मूव के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में कई कई घंटे बिता देते हैं। हालांकि बिजनेस करना सक्सेस पाने और पैसे कमाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। अगर आप अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो आप अपने टाइम के मास्टर खुद बन सकते हैं। ये बात उन लोगों के लिए क्या मायने रखती है जिनमें वो बात ही नहीं है जो एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। तो क्या इसका मतलब वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे? इसका जवाब ना थोड़ा मुश्किल है। आप शायद अपने अंदर वो स्किल कभी डेवलप ही ना कर पाए जो एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन आप इन्वेस्टिंग से अब भी अमीर बन सकते हैं। ये एक बेटर ऑप्शन है जिस पर ज्यादातर लोग यकीन करते हैं। इन्वेस्टिंग थोड़ा ट्रिकी और चैलेंजिंग काम है। आपको अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का नॉलेज होना चाहिए। हालांकि सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टिंग से आप उतना ही पैसा कमा सकेंगे जितना कि बिजनेस से कमाते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इन्वेस्टिंग आपको ढेर सारा पैसा और वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। इन्वेस्टिंग आपको पैसे कमाने का मौका देती है और बदले में आपका टाइम भी ज्यादा नहीं मांगती। आप प्रॉफिट कमाते कमाते अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टिंग सबकी चॉइस नहीं होती, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप काफी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा हर साल के हिसाब से कंपाउंड होता जाता है। इन्वेस्टिंग के आपको कई सारे फायदे भी मिलते हैं और ये है इसके 6 मेन फायदे जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। ये सारे फायदे उन फायदों से कंपेयर किए जाएंगे जो आपको एक बिजनेस से मिलते हैं, लेकिन आपको भी खुले दिमाग से दोनों के फायदे सुनने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग आपको एक मौका देती है कि किसी भी बिजनेस का एक हिस्सा पाने की, और वो भी बिना उस बिजनेस को चलाए।
ये आपको उस हिस्से पर दावा करने का मौका देती है जिसकी वैल्यू आपके स्टॉक्स के बराबर होती है। जब आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो आप उस कंपनी के 100% ओनर होते हैं, लेकिन इसके साथ ही सारे डिसीजन लेने और स्ट्रेटेजीज बनाने की जिम्मेदारी भी आप ही की होती है। इन्वेस्टिंग आपको बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए मालिकाना हक देती है। ये किसी के लिए भी पैसिव इनकम कमाने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। दूसरी बात, इन्वेस्टिंग आपको अपने रिस्क डाइवर्सिफाई करने का मौका देती है। आपको अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगाना है। आप इसे डिवाइड करके कई कंपनीज में लगा सकते हैं, जिससे आप रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। खुद का बिजनेस चलाने का मतलब है कि अपना सारा पैसा कैपिटल के तौर पर एक कंपनी में लगा देना और ये उम्मीद रखना कि वो कंपनी आगे चलकर सक्सेसफुल होगी। लेकिन इन्वेस्टिंग में आप अपनी सेविंग्स का सिर्फ एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं और यही हिस्सा आपको हायर रिटर्न दे सकता है, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी लाइफ सेविंग्स में से $1,40,000 खुद के एक स्टार्टअप केमिकल कंपनी में लगाया, या फिर आप अपनी सेविंग्स का सिर्फ $70,000 किसी बड़ी केमिकल कंपनी जैसे विंती ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो अपने स्टार्टअप से प्रॉफिट कमाने में आपको शायद कुछ साल लगे। पर अगर आप पहले से जमी जमाई किसी बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप कुछ महीनों में ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपने ऑप्शन डाइवर्सिफाई करने में जो चीजें शामिल है वो है विंती जैसी कंपनीज के अलावा एप्पल या नाइकी जैसे बड़े ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना। जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं अगर वो अलग अलग फील्ड से हो तो लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक कंपनी से लॉस हो भी गया तो दूसरी से आपको प्रॉफिट हो सकता है। इन्वेस्टिंग का तीसरा फायदा ये है कि आपको अपने डिसीजन पर ज्यादा कंट्रोल रख पाने की एबिलिटी देता है। इसमें आपको वो लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं है जो आप लड़ना नहीं चाहते हैं। आप खुद चूज कर सकते हैं कि कौन सा मैच खेलना है और कौन सा जाने देना है। तो जब आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको हर हाल में उसे मैनेज करना पड़ता है, फिर चाहे नुकसान हो या फायदा। आप अपनी पूरी लाइफ सेविंग एक कंपनी में लगा देते हैं और आपको इस बात की पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ एक अच्छी रिटर्न और एसेट्स वाली कंपनी ही चूज कर सकते हो। उनके अच्छे या बुरे टाइम में आपको उनके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे अपने स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हो। फोर्थ एडवांटेज है ज्यादा से ज्यादा मौकों का फायदा उठाना। जब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो तो आप किसी भी प्रॉफिटेबल कंपनी को चूज करके तुरंत उसके स्टॉक्स खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने बिजनेस से जुड़े रहेंगे। आप दूसरे वेंचर या मौकों की तलाश में नहीं रहते, क्योंकि आप सिर्फ अपने बिजनेस तक ही सीमित रह जाते हैं। इन्वेस्टिंग आपके लिए चीजों को काफी आसान बना देती है, क्योंकि आप कभी भी अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। आपको बस एक कंपनी के भले बुरे के बारे में नहीं सोचना पड़ता। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और यही आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। और अंत में बात करें तो इन्वेस्टिंग आपको खुद का बिजनेस चलाने के कंपैरिजन में कम कमिटमेंट देती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, एक बिजनेस खड़ा करने का मतलब है कि आपको काफी बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा। आपको ही सारे नफे नुकसान उठाने होंगे और प्रॉफिट भी आप ही कमाएंगे। जबकि इन्वेस्टिंग में चीजें एकदम सिंपल और क्लियर होती है। आप किसी भी टाइम खरीद या बेच सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपके बैंक अकाउंट पे पैसा आ जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो ज्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टिंग करना या खुद का बिजनेस चलाना या फिर दोनों करना, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो अब टाइम आ गया है कि आप अपनी स्किल्स को एसेस करें और तय कर ले कि आपके अंदर वो चीज है या नहीं जो आपको एक बिजनेस चलाने की काबिलियत देती है, या फिर आपको बस इन्वेस्टिंग तक सीमित रहना चाहिए। यहाँ तक जानने के बाद अब अगला चैप्टर है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंट्रिंसिक वैल्यू। इन्वेस्टिंग के फायदे के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो चलिए अब इसके मैकेनिक्स पर बात करते हैं। इन्वेस्टिंग कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो तुरंत बहुत सारा पैसा कमाने का सपना देखते हैं। आपको अपने अंदर वो राइट स्किल्स और नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी जो आपको इन्वेस्टिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमाने में मदद कर सके। ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते समय अपने दिल की बात सुनते हैं और इन्वेस्टमेंट करते समय वो अपने इमोशंस में आ जाते हैं और अपनी फीलिंग्स के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ये गलती कभी नहीं करते। वो पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और जो भी सीखते हैं उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। इमोशंस झूठ बोलते हैं। डेटा इन्फॉर्मेशन आपको वहां ले जाएगा जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो लोगों के ओवरऑल डिसीजन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर प्राइस को आसानी से इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कई लोग एक साथ में सेम स्टॉक ले रहे हैं तो प्राइस बढ़ जाते हैं।
अगर उनमें से ज्यादातर अपने स्टॉक्स को बेच देंगे तो उस स्टॉक के प्राइस गिर जाएंगे। इसके अलावा कंपनीज परसीव्ड स्टॉक प्राइस को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो अपने स्टॉक्स को और ज्यादा डिजायरेबल बना सकते हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर्स उस कंपनी में अपना पैसा लगाने के लिए लाइन लगाए खड़े हो जाएं। इन्वेस्टिंग करते समय पहला काम आपको ये करना है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका मैनेजमेंट प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है। कंपनी जिस फील्ड में है उसमें उसकी मैनेजमेंट स्किल्स और नॉलेजेबल होनी चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तभी बढ़ पाएगी जब कंपनी पैसा कमाएगी। याद रहे कि इन्वेस्टिंग का मतलब है आपका उस कंपनी के एक हिस्से में हक बन जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे ताकि आपको अच्छे रिजल्ट की गारंटी मिल जाए। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना सिर्फ कुछ नंबर्स पर नजर डालने से कहीं ज्यादा होता है। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कंपनी की मैनेजमेंट अपने एसेट्स को यूज करती है और कैसे वो अपने ओवरऑल ऑपरेशन को फाइनेंस करती है। ये ध्यान रहे कि आपको सिर्फ वही कंपनीज चूज करनी है जो इंटरनली जनरेटेड रिसोर्सेज यूज करें, बजाय उन कंपनीज के जो फंडिंग के आउटसाइड सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर कंपनी आउटसाइड फंडिंग पर डिपेंडेंट हो गई है तो इससे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उनका बिजनेस पहले जैसा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इसलिए कंपनी नए इन्वेस्टर्स के पैसे पर डिपेंडेंट हो जाती है ताकि उसके ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के चलते रहें। आपको कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को देखना चाहिए, ना कि अर्निंग पर शेयर को। वो इसलिए क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की असली वैल्यू बताती है जो उनके एक्चुअल अर्निंग्स पर बेस्ड होती है, ना कि वो वैल्यू जो मैनेजमेंट बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की बुक वैल्यू को कैलकुलेट करती है और इसके अलावा फ्यूचर में इसकी कैश फ्लो जनरेट करने की एबिलिटी को भी देखती है। तो असल में ये वो प्राइस है जो कंपनी की आज की वर्थ और इसके कल के सारे प्रोजेक्टेड अर्निंग्स के बारे में बताती है। तो जो कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में सेल कर रही है वही ग्रेट इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। इसका मतलब है कि मार्केट में फिलहाल वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है और फ्यूचर में ऊपर जाएगा। अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर स्टॉक्स ट्रेडिंग का मतलब है कि मार्केट स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रहा है, जिसके पीछे वजह शायद मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। ऐसे ओवर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कीजिए और इनमें कभी भी ट्रेडिंग मत करो। इसकी वजह यह है कि ऐसी कंपनी के स्टॉक प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से गिर जाते हैं, जिसके चलते आपका सारा पैसा आखिर में डूब जाता है। नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अलर्ट रहिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। इससे पहले हमने बात की थी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बेचने वाली कंपनीज सबसे ग्रेट इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वो डिस्काउंटेड प्राइस पर होती है। हालांकि आपको हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ अमाउंट को कंपेयर करना चाहिए। अगर आप हर डिस्काउंटेड स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगे तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर बैठे जो कल को डूब सकती है। लोअर स्टॉक प्राइस वाले कुछ स्टॉक्स कल के दिन और ज्यादा गिरेंगे। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे कि खराब मैनेजमेंट, पब्लिक इश्यूज वगैरह है। अब वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जो डूब रही हो। और ऐसा करने का एक ही तरीका है कि आप पहले उनके स्टेटमेंट्स को चेक कर लें और एनालाइज करें कि प्रोजेक्टेड अर्निंग्स रीजनेबल है या नहीं। अब आता है अगला चैप्टर, द होली ग्रिल ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। मतलब ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वो नहीं है जो शायद सब सोचते हैं। कई लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पसंद करते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स को जल्दी और आसानी से पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो ये आपको कुछ सालों में अमीर बनने का मौका देता है। अगर आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इसे काम करते हुए देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के नाम से ही बहुत से लोग डर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें किसी एक कंपनी के साथ कमिटेड रहना मुश्किल लगता है और उन्हें फ्यूचर के अनजान हालात के बारे में सोच करके ही डर लगता है। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपको किसी और तरह की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक जो इसके साथ आते हैं वो आपके पैसे को कई गुना बढ़ाकर बड़ी रकम में बदल देते हैं। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 3 चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और ये है इन्वेस्टेड कैपिटल यानी कि ROIC पर रिटर्न, अर्निंग्स पर शेयर यानी कि EPS और ग्रोथ रेट। ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि कोई कंपनी फ्यूचर में नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी। ये आपको डिसाइड करने में मदद करेंगे कि किसी खास कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर एक कंपनी का ROIC बहुत कुछ बताता है।
कि कंपनी अपने एसेट्स को कैसे मैनेज करती है। ROIC बता सकता है कि कंपनी कैश में डूब रही है या कर्जे में। अगर कंपनी का ROIC इसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा कर रही है और काफी अच्छे से अपने एसेट्स को मैनेज कर पा रही है। ROIC का कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कंपनी जिसका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8% और ROIC है 15%, तो वो उस कंपनी के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिटेबल मानी जाएगी जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% और ROIC 15% है। इन दोनों कंपनीज में से पहली कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 7% है जबकि दूसरी का प्रॉफिट मार्जिन 3% है। सेम ROIC होने के बावजूद इन दोनों कंपनीज में फर्क है। पहली कंपनी आपको एक इन्वेस्टर के तौर पर ज्यादा रिटर्न देगी जबकि दूसरी सिर्फ 3% दे पाएगी। दूसरी कंपनी का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी ज्यादा है, इसलिए वो कम पैसा कमाएगी। अर्निंग्स पर शेयर भी एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं, लेकिन इसे हमेशा ग्रोथ रेट से कंपेयर किया जाना चाहिए। हाई EPS कंपनी के लिए अच्छा होता है, हालांकि अगर इसे लो ग्रोथ रेट से जोड़कर देखा जाए तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल है। अब मान लीजिए दो कंपनीज है जिनका अर्निंग पर शेयर सेम है। कंपनी ए का ग्रोथ रेट 15% है जबकि कंपनी बी का सिर्फ 6% है। अब अगर आप कंपनी बी में 40 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो कंपनी ए के एक हिस्से के बराबर होगा। कंपनी ए का हाई ग्रोथ रेट आपके इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में बड़े अमाउंट के तौर पर कंपाउंड कर देगा। कंपाउंडिंग कितने कमाल की चीज है ना। इसे अगर हाई इंटरेस्ट रेट से जोड़ा जाए तो ये आपको 20 से 30 सालों में काफी अमीर बना सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते समय आपको इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कंपनी अपने रिसोर्सेज कैसे यूज करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंडिकेटर्स आपको काफी कुछ बता सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगले कुछ सालों तक कौन लोग आपका पैसा मैनेज करेंगे। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जो अपनी अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करते हो, बजाय उनके जो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा डिविडेंड देने पर जोर देते हैं। री इन्वेस्टमेंट कंपनी को फ्यूचर में ग्रो करने और फलने फूलने का मौका देता है, जबकि डिविडेंड सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल होता है। इसे आप इस तरह देखिए, किसी कंपनी के अपने प्रॉफिट को यूज करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि वो अपने करंट इन्वेस्टर्स को खुश रख सकती है, और दूसरा कंपनी खुद को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपना प्रॉफिट यूज कर सकती है। अब एक इन्वेस्टर होने के नाते तो आप यही चाहेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी बड़ा डिविडेंड मिल जाए, लेकिन अगर आप फ्यूचर को ध्यान में रखें तो आप चाहेंगे कि कंपनी की वैल्यू में आगे चलकर इजाफा हो। तो 1950 के दौरान की बड़ी कंपनीज में से सिर्फ 12% ही आज फॉर्च्यून 500 में अपनी जगह बरकरार रख पाई है। ज्यादातर बड़ी कंपनियां उन दिनों या तो दिवालिया हो गई थी या उन्हें कुछ सालों के बाद नई कंपनीज ने खरीद लिया था। तो इन 12% में अपनी जगह बनाने वाली कंपनी में शामिल है फाइजर, जनरल मोटर्स, कोका कोला, हर्शी और वर्लपूल। बिजनेस के अलग अलग फील्ड से आने के बावजूद इन सब ने एक जैसी स्ट्रेटेजी फॉलो की, और वो है अपनी अर्निंग्स को अपने ऑपरेशन में री इन्वेस्ट करना और एक बड़ा कैपिटल वैल्यू बिल्ड करना। ये कंपनीज अपने बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए बाहरी फंड पर डिपेंडेंट नहीं थी, यानी वो खुद से ही प्रॉफिटेबल थी। अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करने से उनका पैसा सालों साल कंपाउंड होता रहा, और ज्यादा कैपिटल का मतलब था इंट्रिंसिक वैल्यू में इजाफा। तो बेशक उनके इन्वेस्टर्स को हर साल बड़े डिविडेंड नहीं मिले, तो भी उनका इन्वेस्टमेंट साल दर साल बढ़ता चला गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का होली ग्रेल है एक ऐसी कंपनी ढूंढना जो हाई रिटर्न दे और उन रिटर्न को अपने ऑपरेशन में इन्वेस्ट करे। ये कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स के ब्राइट फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। अगर आपको लगे कि कोई कंपनी ऐसी है तो तुरंत उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ तक जानने के बाद अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, द डायनेमिक आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल पोजीशन साइजिंग। अब आप जान चुके हैं कि उन कंपनीज को कैसे चुना जाए जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो अब टाइम आ गया है कि हम ये सीखें कि अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज किया जाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करना नहीं है, बल्कि ये भी सीखना है कि कितना इन्वेस्ट किया जाए और कितने स्टॉक्स खरीदे जाएं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंडिविजुअल पोजीशन साइजिंग एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने के अहम हिस्से हैं। आपको सोच समझकर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हर कंपनी के टोटल कितने स्टॉक्स खरीदने हैं। एक स्टॉक पोर्टफोलियो को आप एक फ्रूट बास्केट से कंपेयर कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो एक बास्केट है और जो भी स्टॉक्स आपने खरीदे हैं वो फ्रूट्स हैं। आपके पोर्टफोलियो में आपकी पसंद के कई अलग अलग स्टॉक्स हो सकते हैं।
आपका गोल है एक ऐसा पोर्टफोलियो रखना जिसमें आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाए और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपका रिस्क कम से कम हो। हालांकि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का भी लिमिट होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। इसमें आप अलग अलग कंपनीज के मल्टीपल स्टॉक्स खरीदते हैं। एक डाइवर्स पोर्टफोलियो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम कर देता है, क्योंकि आपको अपने पैसे को बहुत सारी कंपनीज में डिवाइड करने का मौका देता है। जैसे अगर आपको कंपनी ए से घाटा हुआ और कंपनी बी से मुनाफा हुआ, तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर दोनों कंपनी से आपको फायदा होता है, तो आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे। ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्यों अपना पैसा डाइवर्सी करते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट कभी भी अनस्टेबल और नाजुक हो सकती है। कुछ स्टॉक्स ग्रेट इन्वेस्टमेंट साबित होते हैं, लेकिन मार्केट की वजह से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। उनके प्राइस लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए अच्छा रहेगा अगर आप उन्हें ज्यादा स्टेबल स्टॉक इन्वेस्टमेंट के साथ पेयर करें। दो टाइप के रिस्क होते हैं जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को फेस करने पड़ते हैं। ये है मार्केट रिस्क और बिजनेस रिस्क। मार्केट रिस्क मार्केट में ही छुपे होते हैं, जिन्हें कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, जबकि बिजनेस रिस्क वो है जो इंडिविजुअल कंपनीज फेस करती हैं, जिसके चलते उनके ऑपरेशन रुक जाते हैं और वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। अच्छी कंपनीज में बिजनेस रिस्क काफी लो होता है, जबकि जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउटफुल होते हैं उनमें रिस्क काफी हाई होता है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के बिजनेस रिस्क भी अलग अलग होते हैं, जो उनके मार्केट पर डिपेंड करता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप किसी भी तरह के फ्यूचर बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर या तो आप डाइवर्सिफाइड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रख सकते हैं, यानी एक ऐसा पोर्टफोलियो रख सकते हैं जिसमें कई स्टॉक्स हो, या फिर मार्केट से एक या दो स्टॉक्स ही मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो ओवरऑल रिस्क को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकता है, जबकि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको हायर वैल्यू और डिविडेंड दे सकता है। हालांकि आपके पोर्टफोलियो की कंपोजिशन इस बात पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि आप दूसरों से क्या सुनते हैं या फिर आपको क्या ठीक लगता है। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स और जरूरतों के हिसाब से प्लान होना चाहिए। अगर आप हायर रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टिंग साइड पर है तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी जरूरतों के हिसाब से फिट बैठेगा। इन्वेस्टर्स को अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन के फायदे कब खत्म हो जाएंगे, इसकी भी ना एक खास लिमिट होती है। अच्छे डाइवर्सिफिकेशन में 8 से 15 कंपनीज आती हैं। इससे ज्यादा कुछ भी आपके रिवॉर्ड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जो आपको उन स्टॉक से मिलने वाले होते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट के टोटल परफॉर्मेंस को दिखाएगा, ना कि उन कंपनीज को जिनमें आपने इन्वेस्ट किया है। इंडिविजुअल पोजीशन साइजिंग एक और जरूरी पॉइंट है जिसे आपको इन्वेस्टिंग से पहले ही करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा काफी है और कितने अमाउंट तक मैक्सिमम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी साइजिंग आपके गोल पर ज्यादा डिपेंड करती है, बजाय इसके कि आप मार्केट से क्या एनालाइज करते हैं। साइजिंग करते समय आपका हर इन्वेस्टमेंट मायने रखता है। आपको इतना पैसा लगाना चाहिए कि आपके प्रॉफिट में फर्क पड़े। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की पहचान इस बात से डिसाइड नहीं होती है कि उनके कितने गैस सही निकले या कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उन्हें फायदा हुआ, बल्कि इस बात से है कि अपने हर गैस से उन्होंने कितने पैसे कमाए। तो इन्वेस्टिंग एक गेसिंग गेम है जो फैक्ट्स और डेटा पर बेस्ड होता है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ आप 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन आप ये उम्मीद और दुआ जरूर कर सकते हैं कि आपका हर गैस सही निकले। आपका पोजीशन साइजिंग इतना होना चाहिए कि आपके गैस का आपको फायदा मिले। अगर नहीं, तो फिर इन्वेस्टिंग करने का मतलब ही क्या है। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि हमने इस समरी से क्या कुछ सीखा। एक बार फिर से दोहराते हैं। तो मुद्दा मामला ये है कि सबसे पहले तो आपने एक लर्निंग मशीन बनने के बारे में जाना। सक्सेसफुल बनने का एक ही तरीका है कि आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। सीखने का बेस्ट तरीका है पढ़ना। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी डेली रूटीन का बड़ा हिस्सा पढ़ने में गुजारते हैं। रोज के 25 पेज से शुरुआत करते हुए इसे अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। दूसरा, आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में जाना। जैसा कि कहावत है, अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती है जो सब्र रखते हैं। आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को हर फील्ड में यूज कर सकते हैं, जैसे स्टडी, सेविंग और खुद को इम्प्रूव करने में। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको बहुत जल्द ग्रेट रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तीसरा, आपने इन्वेस्टिंग की पावर के बारे में जाना। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप उसके एक हिस्से के हकदार बन जाते हैं और आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं।
ये पैसिव इनकम कमाने का बेस्ट जरिया है। आप छोटी रकम से शुरुआत करके आगे फ्यूचर में अमाउंट बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने इंटरेस्ट को टाइम के साथ कंपाउंड होने दिया तो आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा। चौथा, आपने इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जाना। इन्वेस्टिंग से पहले आपको ये देखना होगा कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ये टेक्निक आपको उस वक्त बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगी जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी चूज कर रहे होंगे। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या नहीं, और अपनी फोरकास्टेड अर्निंग्स के बेस पर बढ़ेगा या घटेगा। पांचवा, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के होली ग्रेल के बारे में जाना। किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 3 इंडिकेटर्स देखने चाहिए: रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, अर्निंग्स पर शेयर और ग्रोथ रेट। सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो अपना ज्यादा पैसा अपने ऑपरेशन पर री इन्वेस्ट करते हैं। अगर इसे हाई रिटर्न से जोड़ दिया जाए तो कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ब्राइट फ्यूचर की निशानी है। और लास्ट में आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंडिविजुअल पोजीशन साइजिंग के बारे में जाना। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको पूरे रिस्क को एकदम ना के बराबर करने में मदद करती है। इससे आप अपने पैसे की सेफ्टी से समझौता किए बिना हाई रिटर्न मेंटेन कर पाते हैं। हर इन्वेस्टमेंट में आप जो पैसा लगाते हैं वो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से मैच होना चाहिए। लाइफ का अल्टीमेट सीक्रेट है कंपाउंडिंग। आपकी डेली चॉइसेस, हैबिट्स और आपके एक्शन आज से 10 या 20 साल बाद आपको काफी बढ़िया रिजल्ट देंगे। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें और चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेते हुए आगे बढ़ें। कंपाउंडिंग की पावर आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, बशर्ते कि आप रोज लगातार